जय हिंद बच्चों, मैं राम चौधरी स्वागत करता हूं आप सबका अपने प्यारे चैनल रुद्रा फिजिक्स क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेसिकली 3 टॉपिक्स के बारे में। कार्बन रजिस्टर, रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी एंड ओम्स लॉ इन स्टेडी स्टेट। ये 3 टॉपिक आज के इस वीडियो में हम समझेंगे। और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि ये जो टॉपिक है कार्बन रजिस्टर, ये बेसिकली सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है। दैट मीन्स एकेडमिक के सिलेबस में नहीं है। इस बार सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं आना है, बट फिर भी नीट या जेई के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हम इसके बारे में भी एक शॉर्ट नोट लेंगे, थोड़ा सा इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर हम मूव कर जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा कार्बन रजिस्टर। अब देखिए, जब बात हम कार्बन रजिस्टर की करते हैं तो यहाँ पे एक टर्म आया है रजिस्टर। रजिस्टर मतलब एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट दैट हैव ए फिक्स्ड वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसका एक फिक्स रेजिस्टेंस होता है, दैट इज कॉल्ड द रजिस्टर। जैसे आपने पढ़ा था कैपेसिटर। कैपेसिटर मतलब एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसकी एक फिक्स कैपेसिटी होती है चार्ज को स्टोर करने की, या जिस इंस्ट्रूमेंट को हम चार्ज को स्टोर करने के लिए यूज करते थे उसको हम कैपेसिटर बोलते थे। ठीक वैसे ही जिस इंस्ट्रूमेंट को हम किसी भी सर्किट में रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराने के लिए यूज करते हैं, या जिसकी एक फिक्स वैल्यू होती है रेजिस्टेंस की, दैट इज कॉल्ड ए रजिस्टर। बेसिकली जितने भी रजिस्टर्स होते हैं वो मोस्टली सेमी कंडक्टिंग मटेरियल्स के बनते हैं। वैसे तो हम कंडक्टिंग वायर्स को भी यूज करते हैं। इसके अलावा जो आपके कार्बन रजिस्टर्स होते हैं ये सेमी कंडक्टर मटेरियल के बने होते हैं। कार्बन रजिस्टर दिखता कैसा है उसके लिए आपको ये साइड में डायग्राम भी दिया गया है, इमेज दी गई है। आप इस इमेज से समझ सकते हो कार्बन रजिस्टर कुछ इस टाइप का दिखता है। इस टाइप के कुछ एलिमेंट्स आपने बेसिकली जो इलेक्ट्रॉनिक प्लेट्स होती हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं, उनकी जो प्लेट होती है उस पर लगे देखे होंगे। जब आप इसको देखते हो तो इसमें क्या है कि यहाँ पे 4 बैंड होते हैं। 4 बैंड का मतलब 4 कलर्ड लाइंस होती हैं। जो 3 बैंड होते हैं, 3 लाइंस होती है वो थोड़ी सी क्लोज होती है, और जो 4th लाइन होती है वो थोड़ी सी दूर होती है। अब ये 4 बैंड क्यों बने होते हैं इस एलिमेंट पे, तो उसके लिए अगर बात करें तो ये इसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि हमने बोला रजिस्टर मतलब हर किसी के पास एक फिक्स वैल्यू होगी रेजिस्टेंस की। तो ये जो बैंड बने होते हैं, ये जो लाइंस होती है, ये इस रजिस्टर की रेजिस्टेंस वैल्यू को रिप्रेजेंट करती हैं। 4 लाइन है, 4 लाइंस है। इनमें से अगर हम बात करें तो फर्स्ट और सेकंड जो लाइन होती है, ये लाइन है आपकी फर्स्ट और ये लाइन है आपकी सेकंड। फर्स्ट और सेकंड लाइन होती है, ये इसके रेजिस्टेंस की न्यूमेरिक वैल्यू को, किसको, न्यूमेरिक वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है। जबकि जो थर्ड लाइन होती है, जो आपकी थर्ड लाइन होगी, थर्ड लाइन रिप्रेजेंट करती है इसके मल्टीप्लायर को। थर्ड लाइन किसको रिप्रेजेंट करती है, दैट विल रिप्रेजेंट मल्टीप्लायर। यानी कि जब भी हम किसी रेजिस्टेंस की वैल्यू को लिखते हैं, मान लीजिए कोई रेजिस्टेंस आपको दिया है 25 × 10⁻³ तो फर्स्ट और सेकंड ये जो दो नंबर्स होंगे ये फर्स्ट और सेकंड लाइन से रिप्रेजेंट किए जाएंगे, और इंटू 10⁻³ ये इसका मल्टीप्लायर, ये थर्ड लाइन से रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब बात आती है 4th लाइन की। तो इसमें 4th लाइन क्यों होती है, बेसिकली जो 4th लाइन होती है दैट विल रिप्रेजेंट द टॉलरेंस। 4th लाइन जो आपकी है ये रिप्रेजेंट करती है किसको, टॉलरेंस को। टॉलरेंस का मतलब होता है कि रेजिस्टेंस की जो वैल्यू आपने इसमें डिजायर्ड वैल्यू इसमें सेटअप करके रखी है, एग्जैक्ट 100% उतना मिलेगा ये तो श्योर नहीं होता। बट कई बार ऐसा होता है कि जब रेजिस्टेंस या कोई भी मशीन या कोई भी इंस्ट्रूमेंट आप डिजाइन करते हो तो उसकी जो कैपेसिटी होती है उसमें कुछ एरर रह जाते हैं। तो रेजिस्टेंस का पॉसिबल एरर कितने % होगा वो रिप्रेजेंट करेंगे हम टॉलरेंस के थ्रू। यानी कि 4 कलर बैंड्स होते हैं, 4 बैंड्स होते हैं, जिनमें से 3 बैंड बहुत क्लोज होंगे और ये 3 बैंड्स मिलके उसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। 4th बैंड केवल एरर परसेंटेज या टॉलरेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है। अब इन 3 बैंड्स में अगर बात करें तो बेसिकली देयर आर 10 कलर्स व्हिच कैन बी यूज्ड इन इनिशियल 3 बैंड्स ऑफ कार्बन रजिस्टर। स्टार्टिंग के जो 3 बैंड हैं, इन 3 बैंड में हम कितने कलर्स यूज कर सकते हैं, 10 कलर्स। एंड एवरी कलर हैव ए फिक्स्ड वैल्यू और मल्टीप्लायर। हर कलर की एक फिक्स्ड वैल्यू होती है, डिजिट वैल्यू होती है, हर कलर का एक फिक्स्ड मल्टीप्लायर होता है। जैसे अगर हम बात करते हैं तो स्टार्टिंग के जो 3 बैंड्स हैं उनमें जो हम 10 कलर्स यूज कर सकते हैं, दोज पॉसिबल कलर्स आर ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे एंड व्हाइट। इनकी जो डिजिट वैल्यूज हैं वो 0 से स्टार्ट होती हैं। ब्लैक रिप्रेजेंट्स 0, ब्राउन रिप्रेजेंट्स 1, रेड रिप्रेजेंट्स 2। ये कब रिप्रेजेंट करेंगे, जब ये फर्स्ट या सेकंड लाइन में यूज हो रहे हैं, ठीक।
ऑरेंज रिप्रेजेंट्स 3, येलो रिप्रेजेंट 4, ग्रीन रिप्रेजेंट 5, ब्लू रिप्रेजेंट 6, वायलेट रिप्रेजेंट 7, ग्रे रिप्रेजेंट 8 एंड व्हाइट रिप्रेजेंट 9। लेकिन अगर यही कलर आपके फर्स्ट और सेकंड में यूज ना होके कहां यूज हो रहा होगा, थर्ड में यूज हो रहा होगा, देन इट विल डिनोट द मल्टीप्लायर। और मल्टीप्लायर भी वही जो इनकी डिजिट वैल्यू थी उसी के रिस्पेक्ट में 10 की पावर हो जाती है। जैसे डिजिट वैल्यू 0 है तो 10 टू द पावर 0। अगर थर्ड बैंड में यूज होगा ब्लैक तो 10 टू द पावर 0, ब्राउन यूज होगा तो 10 टू द पावर 1, ब्राउन के अलावा अगर बात करते हैं रेड यूज होगा तो 10 टू दी पावर 2, ऑरेंज यूज होगा 10 टू दी पावर 3। इसी रेस्पेक्ट में व्हाइट की अगर हम बात करते हैं तो 10 टू दी पावर 9 इसका मल्टीप्लायर यूज होता है। क्लियर? अब बात ये आती है कि ये 10 कलर्स हैं, सीक्वेंस तो ठीक है 0 से लेके 9 तक, बस इस कलर को या इस सीक्वेंस को हम लर्न कैसे करेंगे? तो याद रखिए इस सीक्वेंस को लर्न करने का एक शॉर्ट वे होता है, दैट इज बीबी रॉय। समझिए बीबी, ये 2 डिजिट मतलब अलग हो गए, बीबी रॉय। अगर हम इसकी बात करते हैं गुड बॉय, बी रॉय गुड बॉय, वेरी गुड वाइफ। ठीक, ये सीक्वेंस है बीबी रॉय गुड बॉय वेरी गुड वाइफ। अब इसमें भी जो फर्स्ट है ये याद रखिए, बीबी कैसे डिनोट करोगे? फर्स्ट इज ब्लैक एंड लास्ट इज व्हाइट, फर्स्ट इज ब्लैक एंड लास्ट इज व्हाइट। तो फर्स्ट ब्लैक हो गया, ब्लैक से मिलता जुलता कलर कौन सा होता है? ब्लू, ओ सॉरी ब्राउन। तो ब्लैक के बाद ब्राउन और एक बी और है दैट इज ब्लू। तो वो ब्लू आपको याद रहेगा कि ग्रीन और किसके बीच में रहेगा? येलो। येलो और ग्रीन मिला के क्या, येलो और ब्लू के बीच में क्या आता है? ग्रीन आता है। तो यहाँ पे ये आ जाएगा आपका। और लास्ट जो डब्लू होता है वो व्हाइट होता है। क्लियर? तो ये सीक्वेंस को याद करने का तरीका रहेगा, क्या रहेगा? फर्स्ट इज ब्लैक, लास्ट इज ब्राउन। ब्लैक के कॉम्बिनेशन में फर्स्ट इज ब्लैक, लास्ट इज व्हाइट, ब्लैक के कॉम्बिनेशन में ब्राउन, व्हाइट के कॉम्बिनेशन में ग्रे। बाकी का कोड आपका ये है, बीबी रॉय ग्रेट बॉय वेरी गुड वाइफ। ये तो हो गए इनिशियल 3 बैंड्स के। लास्ट जो 4th बैंड होता है जो टॉलरेंस को रिप्रेजेंट करता है, उसमें क्या होता है? उसमें कलर कोड थोड़े से अलग होते हैं। उसमें एक कलर गोल्डन होता है, गोल्डन ±5% टॉलरेंस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, सिल्वर कलर अगर यूज होगा तो ±10% को यूज करेंगे। और अगर नो कलर होगा देन द टॉलरेंस इज ±20%। तो ये कलर कोड्स हम यूज करते हैं और बहुत आसान है। इस टेबल को केवल हम लर्न कर लेंगे, बाकी की जितने भी रेजिस्टेंसेज होंगे सबके लिए कलर कोड बहुत सिंपल है। क्लियर है? अब देखिए इसी कलर कोड या ये कार्बन रेजिस्टेंस का जो कलर कोड होता है, इसके बेस पे किस टाइप के क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, उसके 1-2 एग्जांपल्स हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। पहला है, एक 200 ओम रजिस्टर हैज ए सर्टेन कलर कोड, इफ वन रिप्लेसेस द रेड कलर बाय ग्रीन द कलर इन द कोड द न्यू रेजिस्टेंस विल बी। यानी कि एक रेजिस्टेंस कितना है? 200 ओम का है और इसका जो भी कलर कोड है, इसके कलर कोड में जो रेड है उसको रिप्लेस करके क्या किया है? ग्रीन कर दिया है किसी ने। तो इसका नया रेजिस्टेंस बताना है। अब देखिए जब नए रेजिस्टेंस की बात आती है तो पहले तो हमको ये मालूम होना चाहिए कि 200 का पॉसिबल कलर कोड क्या है। अब 200 का पॉसिबल कलर कोड अगर हम देखते हैं तो इसका क्या लिख सकते हैं? देखो 200 है, 200 को हम ये लिख सकते हैं 20 × 10 टू दी पावर 1, क्योंकि 3 कलर तो हमको चाहिए ही चाहिए। टॉलरेंस हम ना भी रिप्रेजेंट करें तो 2 का क्या हो गया? रेड, 0 का क्या हो गया? ब्लैक, और 10 टू दी पावर 1 का क्या हो गया? मल्टीप्लायर, इसका हो जाएगा ब्राउन। अब रिप्लेस करके करना क्या है कि किसी ने रेड को रिप्लेस कर दिया किससे? ग्रीन से। बाकी के कलर कोड एज इट इज छोड़ दिए। तो अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? अब देखिए इसकी वैल्यू जो होगी ब्राउन, सॉरी ग्रीन, ब्लैक एंड ब्राउन। अगर हम सीक्वेंस देखें तो सीक्वेंस हमने क्या पढ़ा है? बीबी रॉय। ठीक है जी, आ गया 0 1 2 3 4 एंड 5। तो ग्रीन का कितना होता है? 5, ब्लैक का कितना होता है? 0, और ब्राउन का मल्टीप्लायर कितना होगा? 10 टू दी पावर 1। दैट मीन्स ये क्या आ जाएगा? 500 ओम आ जाएगा। दैट मीन्स अगर हम रेड को रिप्लेस करके ग्रीन यूज करेंगे देन द रेजिस्टेंस विल बी 500 ओम। तो इसका क्या आएगा आंसर? इसका आंसर आएगा 500 ओम। और देखिए ये क्वेश्चन जेईई मेंस एग्जाम 2019 में आया हुआ है। तो बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आते इस टॉपिक से रिलेटेड। इस टॉपिक में केवल कलर कोड आपको याद रखने हैं और उनकी कोडिंग को यूज करके आप किसी भी रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। सेकंड देखते हैं, नेक्स्ट क्या है?
ए कार्बन रजिस्टर ऑफ 47 प्लस माइनस 4.7 किलो ओम, याद रखना ये, इज टू बी मार्क्ड with rings of different colors for its identification. The color code sequence will be, ये क्वेश्चन नीट एग्जाम 2018 का है। अब देखिए पहले इसकी वैल्यू को हम समझते हैं। इसकी वैल्यू को अगर हम समझें तो इसकी वैल्यू कितनी दी है, 47 प्लस माइनस 4.7 किलो ओम। ठीक, अगर ये किलो ओम दिया है तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया आपका 47 प्लस माइनस 47 के रेस्पेक्ट में अगर हम 4.7 की बात करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा, और किलो ओम दे रखा है। या इसी को अगर हम बात करें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 47 किलो ओम को ओम में कन्वर्ट करेंगे तो 10 टू दी पावर 3 प्लस माइनस 10%। ठीक है, ये किस में आ गया, ओम में। अब देखिए टॉलरेंस कितनी है, 10% है। 10% टॉलरेंस किस कलर के लिए होती है, सिल्वर के लिए। किसके लिए होती है, सिल्वर के लिए। यानी कि अगर हम इन 4 ऑप्शंस में से देखें तो ये गोल्ड और ये गोल्ड, 2 आंसर तो हमारे एलिमिनेट हो गए कि ये हो नहीं सकते। अब बचते हैं 2, तो उन दोनों के लिए हमारे पास क्या है, 4। तो देखो 4 के लिए जो कलर कोड होता है वो क्या होता है, बीबी रॉय, यानी कि इसका होगा येलो। क्या होगा, येलो। 7 का क्या होगा, 7 का आपका होगा वॉयलेट, VOI, क्या होगा, वॉयलेट होगा। और आपका 10 टू दी पावर 3 है तो इसका क्या हो जाएगा, ऑरेंज, 10 टू दी पावर 3 का। अब देख लीजिए कौन सा कलर मैच कर रहा है, वॉयलेट, येलो, ऑरेंज और सिल्वर हम ऑलरेडी बता ही चुके थे प्लस माइनस 10% के लिए। तो कौन सा आंसर इसका सही है बाबू, ये आंसर सही रहेगा बेटा। ठीक, अब इसमें देखिए कलर कोड केवल इंपॉर्टेंट है। कलर कोड अगर आपको याद है, टेबल आपने लर्न कर रखी है कलर कोड वाली, 0 to 9 जितने भी 10 कलर्स होते हैं सबका, तो आप बड़े आसानी से इसको यूज कर सकते हैं, क्वेश्चंस को बना सकते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है, मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब देखिए रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है, आपने ऑलरेडी क्लास 10th में इस टॉपिक के बारे में काफी कुछ पढ़ा हुआ है। सेम वही है, बस थोड़ा सा हम इसमें क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन मॉडल ऑफ कंडक्शन को इंप्लीमेंट करेंगे और एक वैल्यू अलग से फाइंड करेंगे, इसकी एक अलग फॉर्मूला फाइंड करेंगे। बाकी जो आपने क्लास 10th में पढ़ा था एज इट इज वैसा का वैसा ही रहने वाला है। क्या रहेगा, बहुत ध्यान से समझिए, आपने क्या पढ़ रखा है पहले से, आपने पहले से पढ़ा हुआ है कि जो आपका रेजिस्टेंस है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अगर हम इन दोनों को मर्ज कर लें, ठीक है, मर्ज करते हैं तो क्या आएगा, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। अब यहाँ पे एक प्रोपोर्शनलिटी का साइन आ रहा है, तो प्रोपोर्शनलिटी साइन को जब हम रिमूव करेंगे तो क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा। यहाँ पे हम कांस्टेंट ऐड करेंगे और क्या हो जाएगा, R इज इक्वल रो इंटू L/A, कांस्टेंट आ गया रो। और अगर हम यहाँ से रो की वैल्यू फाइंड करते हैं तो रो इज इक्वल क्या आ जाएगा, R इंटू A/L। क्लियर, ये आ गया। अब यहाँ पे देख लीजिए रो इज इक्वल R इंटू A/L आया है, और ये जो आपका रो है दिस इज ए कांस्टेंट दैट इज नोन एज रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी, और इसी को हम क्या बोल सकते हैं, और इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक, इसी को हम रेजिस्टिविटी बोल सकते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। बट यहां पे एक बात समझने वाली ये है कि फॉर्मूला हमारे पास क्या आया है, रो इज इक्वल R इंटू A/L। अब इस फॉर्मूले से कभी कभी क्या होता है, हमको ऐसा लगता है कि कहीं रेजिस्टिविटी जो होती है कहीं एरिया पे या लेंथ पे तो डिपेंड नहीं करती। क्या लगता है, हो भी सकता है, नहीं होता बेटा। अब देखो R इंटू A/L है, एक चीज बहुत अच्छे से समझो, अगर इस फॉर्मूले को देख के हमारे मन में ख्याल ये आ रहा है कि लेंथ पे डिपेंड करेगी या एरिया पे, तो इसका मतलब ये है कि कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि एक सीधी सी बात समझ लीजिए, अगर लेंथ चेंज होगी तो रेजिस्टेंस चेंज होगा, या लेंथ चेंज होगी तो एरिया चेंज होगा तो भी रेजिस्टेंस चेंज होगा। दैट मीन्स लेंथ या एरिया चेंज करने पे रेजिस्टेंस तो चेंज हो सकता है बट रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होती, बिकॉज
रेजिस्टिविटी इज ए कांस्टेंट फॉर दीज फैक्टर्स। रेजिस्टिविटी कांस्टेंट होती है किसके रेस्पेक्ट में, लेंथ या एरिया के रेस्पेक्ट में, यानी कि कंडक्टर की लेंथ या एरिया का रेजिस्टिविटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। क्लियर है। अब बात ये आती है कि अगर इफेक्ट नहीं पड़ता तो ये डिपेंड किन किन फैक्टर्स पे करती है, तो वो भी हम समझेंगे कि ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। अब उसके लिए देखो, अगर हम उसी के लिए बात करते हैं तो रो इज इक्वल, आपने क्या पढ़ा, आर इंटू ए बाई एल। आर की वैल्यू आपने क्या पढ़ी थी, एल इंटू एम अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ, ठीक, इंटू ए बाई एल। क्या कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ पे ए से ए कैंसिल हो गया और एल से एल कैंसिल हो गया, दैट मीन्स यू विल गेट रो इज इक्वल एम अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ, ठीक, ये आ गया आपका। अब यहां पे एक चीज समझ लीजिए, m और e दीज आर द कांस्टेंट, बिकॉज m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो फिक्स होता है और e इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी फिक्स होता है, यानी कि ये दोनों क्या है, कांस्टेंट है। और जब ये दोनों कांस्टेंट हैं तो होगा क्या, बाकी का जो आपका रेजिस्टिविटी बचेगा वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन n इंटू टाउ। दो पे डिपेंड कर रहा है, दो पे डिपेंड करने का मतलब है, या सिंपली अगर हम बात करते हैं तो दो पे डिपेंड करेगा, कौन कौन से वो दो फैक्टर्स होंगे, यानी कि यहां से एक चीज क्लियर हो जाती है, पहला रो जो होगा दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n एंड रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ, ठीक। अब ये दो फैक्टर्स हैं, इन दो फैक्टर्स पे अगर आप बात कर रहे हो तो कैसे डिपेंड करेगा, तो एक बात समझ लीजिए, जो n होता है, n आपका दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, किस पे, मटेरियल पे, ठीक, दूसरा n आपका डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। और टाउ के बारे में हमको ऑलरेडी मालूम है कि टाउ किस पे डिपेंड करता है, टाउ ऑलरेडी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। दैट मींस जब भी आप रेजिस्टिविटी की बात करोगे तो दैट इज ओके कि रेजिस्टिविटी इज इक्वल होता है आर इंटू ए बाई एल, बट हमको ये याद रखना है कि रेजिस्टिविटी पे लेंथ या एरिया का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। किन किन फैक्टर्स का इफेक्ट पड़ता है, तो उसके लिए फॉर्मूला हमको मिलता है ये। अब यहां से जब हम देखते हैं तो रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन एंड रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ, दैट मींस वी कैन चेंज द रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर बाय चेंजिंग द मटेरियल और बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। नो अदर फैक्टर कैन अफेक्ट द रेजिस्टिविटी। इन दो के अलावा कोई तीसरा फैक्टर हो ही नहीं सकता जिसका रेजिस्टिविटी पे असर पड़े। किस किस का पड़ता है, मटेरियल का या टेम्परेचर का। क्लियर है। अब यहां पे देखो, फॉर्मूला हमारे पास आ गया, हमने फॉर्मूले की बात की, बड़ी अजीब बात है कि हमने डिफाइन नहीं किया बट फॉर्मूला फाइंड कर लिया, ठीक है। हम इस फॉर्मूले से यूनिट भी फाइंड एक बार को कर लेते हैं। हमने क्या पढ़ा, रो इज इक्वल आर इंटू ए बाई एल। तो अगर हम यहां से इसका यूनिट फाइंड करेंगे तो यूनिट क्या होगा, देखिए रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम, इंटू एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, लेंथ का होता है मीटर, तो मीटर से इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, दैट मींस इसका यूनिट क्या रह जाएगा, इसका यूनिट रह जाएगा ओम इंटू मीटर, ठीक। अब ओम इंटू मीटर यूनिट भी आ गया। अगर हम इसको डिफाइन करें तो डेफिनेशन इसकी क्या हो सकती है, वो भी समझ लीजिए कि डेफिनेशन क्या होगी। डेफिनेशन के लिए हम एक यूनिट कॉन्सेप्ट यूज करते हैं इसमें, यूनिट क्वांटिटी का। कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, यूनिट क्वांटिटी का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। यूनिट क्वांटिटी के कॉन्सेप्ट के लिए अगर हम क्या मान लेते हैं तो हमको ये मालूम है, इफ L इज इक्वल 1 मीटर एंड A इज इक्वल 1 मीटर स्क्वायर, देन क्या होगा, देन जो आपका रो है दैट इज इक्वल टू R। यानी कि आप क्या डिफाइन कर सकते हो, यहां से क्या डिफाइन कर सकते हो, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। यानी कि सिंपली रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया is called
रजिस्टिविटी क्या बोलते हैं हम इसको? अगर किसी भी कंडक्टर की लेंथ यूनिट है या उसका क्रॉस सेक्शन एरिया यूनिट है, यूनिट लेंथ और यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया का जो भी कंडक्टर होगा उसके ही रेजिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? रजिस्टिविटी बोलते हैं। तो बेसिकली फॉर्मूला आ गया रो इज इक्वल आर इंटू ए बाई एल, दूसरा फॉर्मूला आ गया रो इज इक्वल एम अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ। क्लियर है? अब देखो ये तो हो गया रेजिस्टिविटी, हो गया रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन हो गई, उसकी यूनिट हो गई, किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है हमने वो भी यहाँ पे पता कर लिया। क्लियर? मूव करते हैं नेक्स्ट पे। तो देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी। अब देखिए दो वर्ड आपने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, एक पढ़ रखा है रेजिस्टेंस और एक पढ़ रखी है रेजिस्टिविटी। कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी क्या है? कंडक्टेंस और कंडक्टिविटीज आर द रेसिप्रोकल्स ऑफ रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। यानी कि सिंपली अगर हम बात करें तो एक बहुत कॉमन सी बात समझ लीजिए जो आपने पढ़ा है कि जब कंडक्टेंस की आप बात करते हो तो कंडक्टेंस इज इक्वल क्या होता है? 1 बाई रेजिस्टेंस। ठीक, 1 बाई रेजिस्टेंस, या सिंपली अगर आप इसके फॉर्मूले की बात करते हो तो G इज इक्वल क्या होगा? 1 बाई R, यानी कि G इज इक्वल I अपॉन V, या इसी को आप क्या लिख सकते हो? एन ई स्क्वायर ए टाउ अपॉन एल इंटू एम। क्लियर? ये हो गया। अब ये हो गया तो इसके बाद इसके बेस पे यूनिट भी हम इसका फाइंड कर सकते हैं। तो इसका यूनिट क्या होगा? यूनिट भी बहुत कॉमन है, 1 बाई आर है, तो 1 बाई आर के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो इसका ओम इनवर्स, या इसको क्या लिख सकते हो? मोल लिख सकते हो। और साथ ही साथ अगर आप सीजीएस यूनिट की बात करते हो तो इसका सीजीएस यूनिट होता है साइमन। अब ये कंडक्टेंस होती क्या है? रेसिप्रोकल है, दैट इज द मैग्नीट्यूड, दैट इज द वैल्यू, बट एग्जैक्टली ये होता क्या है बताइए जरा। ठीक है, चलो मैं बताता हूं क्या होता है ये। आपने पढ़ा था रेजिस्टेंस इज द अपोजिशन और द ऑब्स्टेकल ऑफर्ड बाय द कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ करंट। कंडक्टर जब अपोज करता है करंट के फ्लो को, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। लेकिन कंडक्टर के अंदर कुछ एलिमेंट या कुछ प्रॉपर्टीज कंडक्टर की ऐसी भी होती हैं जो करंट के फ्लो को सपोर्ट करती हैं। सारी प्रॉपर्टीज अपोज तो नहीं करेंगे, तो जो प्रॉपर्टी सपोर्ट करती है टू द फ्लो ऑफ करंट, दैट मींस द ईज ऑफ फ्लो, ईज टू फ्लो ऑफ करंट इनसाइड द कंडक्टर इज कॉल्ड कंडक्टेंस। जो ईज होता है, जो सपोर्टिंग फीचर्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड कंडक्टेंस। कंडक्टेंस के बाद दूसरा क्या आता है? कंडक्टिविटी। अब देखिए कंडक्टिविटी क्या है, जैसे कंडक्टेंस होता था वैसे ही कंडक्टिविटी भी होती है। कंडक्टिविटी क्या होगी? सिंपली कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। यानी कि अगर हम इसको डिनोट करें तो इसको डिनोट करते हैं सिग्मा से। सिग्मा इज इक्वल होता है 1 अपॉन रो, यानी कि सिग्मा इज इक्वल L अपॉन आर ए। क्लियर? L अपॉन आर ए से अगर हम वैल्यू इसकी नोट करना चाहें तो हम इसकी वैल्यू और नोट कर सकते हैं। क्या नोट कर सकते हैं? सिग्मा इज इक्वल L अपॉन आर ए है। ठीक, अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो L और आर ए यानी कि एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम। ठीक, किया आ गया। ठीक है, अब देखो यहां से यूनिट अगर हम बात करते हैं तो यूनिट भी बहुत कॉमनली हम फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ये रेसिप्रोकल है किसका? रेजिस्टिविटी का। तो रेजिस्टिविटी का यूनिट होता था ओम इंटू मीटर, तो इसका हो जाएगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। क्लियर है? तो सिंपली जब हमने रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस रेजिस्टिविटी पढ़े थे, उन्हीं के फॉर्मूलों से हम कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। केवल हमको फीचर यूज करना है रेसिप्रोकल वाला। क्लियर है? अब देखिए ये भी आसान हो गया। सारे टॉपिक आज के बहुत आसान हैं। कार्बन रजिस्टर वैसे तो सिलेबस में नहीं है, बट वो भी आसान है। हमने स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पढ़ा, वो भी था, ये भी है। आगे मूव करते हैं तो अगला है ओम्स लॉ इन स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट का मतलब क्या है कि अगर हम रिप्रेजेंट करें, या सिंपली हम बोल सकते हैं रिलेशन, इसको क्या बोलते हैं? रिलेशन बिटवीन कंडक्टिविटी एंड करंट डेंसिटी।
तो कंडक्टिविटी और करंट डेंसिटी का जो रिलेशन है दैट इज कॉल्ड द ओम्स लॉ इन स्टेडी स्टेट। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं हम कैसे इसको प्रूव कर सकते हैं, तो आपने क्या पढ़ा है, सिग्मा इज इक्वल क्या होता है, सिग्मा इज इक्वल होता है सिग्मा इज इक्वल होता है L अपॉन R इंटू ए। आर की वैल्यू रखते हैं, आर की वैल्यू रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा इज इक्वल L अपॉन आर की वैल्यू होगी V अपॉन आई इंटू ए। आई ऊपर जाएगा दैट मीन्स L इज इक्वल सिग्मा इज इक्वल आई अपॉन ए, ये सेपरेट हो गया, इंटू ये क्या हो गया L अपॉन वी। अच्छा V को इधर ले आओ तो सिग्मा इंटू वी अपॉन आई इज इक्वल आई अपॉन ए क्या होता है, J होता है, क्या होता है J। या सिंपली अगर हम इसको यहीं पे कर लें तो सिग्मा इज इक्वल क्या हो जाएगा J इंटू वी अपॉन आई। अब देखो v अपॉन आई को ट्रांसफर करते हैं तो v अपॉन आई को ट्रांसफर करें या इधर ही देख लो, i अपॉन v आपने पढ़ रखा है, सॉरी v अपॉन आई नहीं है, v अपॉन l अपॉन, दैट्स माय मिस्टेक, ये क्या होगा यहाँ पे l अपॉन v। अब देखो आपने क्या पढ़ा हुआ है, आपने पढ़ा हुआ है v अपॉन l किसके इक्वल होता है, e की, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है l अपॉन v दिया है, तो इसको हम 1 अपॉन e लिख सकते हैं। दैट मीन्स सिग्मा इज इक्वल हमारे पास क्या हो जाएगा, सिग्मा इज इक्वल हो जाएगा j अपॉन e, हो गया। या इसी को आप क्या लिख सकते हो, और इट मे बी रिटन एज i इज इक्वल सिग्मा इंटू j इज इक्वल सिग्मा इंटू e। ये जो आपकी इक्वेशन है या ये जो रिलेशन है, दिस इज कॉल्ड द ओम्स लॉ इन स्टेडी स्टेट, ओम्स लॉ इन स्टेडी स्टेट। क्लियर है। अब देखिए हमने कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी और इसके अलावा रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, इन सब के बारे में जाना। कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जिनको हम सॉल्व करेंगे। तो न्यूमेरिकल क्या है, ये JIPMER 2019 एग्जाम का है। इफ रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर इज, रेजिस्टिविटी दे रखी है आपको रो, कितनी दे रखी है 1.72 इंटू 10 टू दी पावर -8 ओम इंटू मीटर, ओम इंटू मीटर, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, फ्री इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 8.5 इंटू 10 टू दी पावर 28 पर मीटर क्यूब। मोबिलिटी फाइंड करनी है। तो अब देखो मोबिलिटी के लिए जब आप बात करते हो तो मोबिलिटी का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा है, म्यू इज इक्वल क्या होता है, म्यू इज इक्वल होता है E इंटू एम अपॉन टाउ। ठीक, E और M हमारे पास होते हैं, बेसिकली हमको चाहिए क्या, टाउ चाहिए। तो अगर हमको टाउ चाहिए बट यहाँ पे हमको रो दे रखा है, तो रो से हम पहले सॉल्व करते हैं। रो इज इक्वल क्या होता है, रो का फॉर्मूला भी हमने क्या पढ़ा था, जस्ट अभी पढ़ा था, M अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, M अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। ठीक, अब यहाँ पे देखो एन ई स्क्वायर ए टाउ होता है, ए टाउ। अब ओके, एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, ए नहीं होता, टाउ होता है। अब ये वैल्यू अगर हम यहाँ से टाउ की वैल्यू फाइंड करते हैं तो टाउ इज इक्वल क्या होगा, एम अपॉन एन ई स्क्वायर रो। ये वैल्यू अगर हम यहाँ पे प्लेस कर लें उठा के, क्या हो जाएगा, म्यू इज इक्वल ई इंटू एम अपॉन टाउ। टाउ इज इक्वल क्या होगा, एम अपॉन एन, सॉरी ई इंटू एम अपॉन टाउ नहीं होता, दैट इज माई मिस्टेक। ये होता है आपका म्यू इज इक्वल, म्यू इज इक्वल क्या होता है, E इंटू टाउ बाई एम, E इंटू टाउ बाई एम होता है। E इंटू टाउ बाई एम है, यहाँ पे अगर हम m की वैल्यू प्लेस और टाउ की वैल्यू प्लेस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, E अपॉन एम इंटू टाउ की वैल्यू है m अपॉन एन ई स्क्वायर रो। तो देखो m से m कैंसिल और E से इसका स्क्वायर कैंसिल, बचा क्या, म्यू इज इक्वल 1 अपॉन n की वैल्यू कितनी दे रखी है 8.5 इंटू 10 टू दी पावर 28 इंटू
ई कितना है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19, रो कितना है 1.72 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 8। हम इसको सॉल्व कर लेंगे और इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा वही हमारा फाइनल आंसर होगा। क्लियर है, कर सकते हैं। आई थिंक ऑप्शन ए आना चाहिए इसका, बट फिर भी हम इसको कैलकुलेट करके ट्राई कर सकते हैं, तो करिएगा और जो आंसर आएगा वही आपका फाइनल आंसर होगा, वही ऑप्शन कोई ना कोई आपको यहाँ पे मिल जाएगा। क्लियर है, तो देखिए आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। जैसा आपको पहले से मालूम है कि जो आप वीडियो देख रहे हो या जो आप पढ़ रहे हो, इसके जो क्लास नोट्स हैं वो दिए गए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा जहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा कंप्लीट चैप्टर के जो नोट्स होंगे या जो इसकी प्रैक्टिस शीट होगी, डीपीपी जो होगी, वो आपको चैप्टर के लास्ट वीडियो में डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा, वहां से जाके लिंक से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। क्लियर, आज के लिए इतना ही रखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ जो काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।